मई टू जुलाई का टाइम जा चुका है, 3 मंथ्स वेस्ट हो चुका है। बस कब तक कंप्लीट करना है? मोस्ट आपके पर वीक में 3 चैप्टर्स आते हैं। क्लास नोट को रिवीजन करना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है। ये भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग के कारण ही मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ। एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है जो मैंने फॉलो की थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि आप अगर अभी से स्टार्ट कर रहे हो फ्रॉम अगस्त, तो आप नीट 2026 में 680 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाली हूँ। बेसिकली अभी मैं बताऊंगी कि आप लोग को सिलेबस कब तक फिनिश करना है, आपका टाइम टेबल पूरे 9 मंथ तक का क्या होना चाहिए, आप लेक्चर्स कहाँ से अटेंड करोगे, कैसे अटेंड करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका कहाँ से करना है, कितने टाइम तक आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, टेस्ट सीरीज आपको कैसे फॉलो करना है, रिवीजन स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, एंड देन आप अपने वीक एरियाज को कैसे फिक्स करोगे। तो पूरे स्ट्रैटेजी को समझने से पहले आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए कि अभी कौन सा टाइम चल रहा है। अभी आप अगस्त में आ चुके हो और आपका मई टू जुलाई का टाइम बीत चुका है, 3 मंथ आपका वेस्ट हो चुका है। मैं वो स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिससे आप अगस्त से फ्रॉम स्टार्टिंग जीरो टू स्टार्ट कर रहे हो और आप फिनिश करोगे अप टू फेब्रुअरी। मई टू जुलाई का टाइम जा चुका है, 3 मंथ वेस्ट हो चुका है। अगर आप अगस्त से स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपके पास फुल 9 मंथ का टाइम बचता है। इस 9 मंथ्स में आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, पूरा रिवीजन करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले अगस्त टू अप्रैल का टाइम टेबल क्या होना चाहिए। 9 मंथ का टोटल टाइम है जिसमें आप सबसे पहले डिवाइड कर लो कि आपको अपना सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है, क्योंकि रिवीजन के लिए आपको टाइम बचाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया तो ऐसा नहीं है कि आपका नीट में सिलेक्शन हो गया। सिलेबस कंप्लीट करने वाले बहुत बच्चे होते हैं लेकिन उनका नीट में सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनका रिवीजन लैक होता है, टेस्ट सीरीज नहीं फॉलो कर पाते हैं वो अच्छे से, इसीलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आपको अपना सिलेबस के साथ साथ आपको रिवीजन करना पड़ेगा, टेस्ट लगाना पड़ेगा। उसके लिए आप डिवाइड कर दो कि आप अपना सिलेबस कब तक कंप्लीट कर सकते हो। आप सबसे पहले 7 मंथ का प्लान बनाओ जिसमें आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, दैट इज अप टू फरवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम रखो। एंड जो 2 मंथ बचता है उसमें आप मॉक टेस्ट और रिवीजन के लिए अपना टाइम बचाओ। अब 7 मंथ में जो आप अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस टाइम रिवीजन छोड़ दोगे, टेस्ट नहीं दोगे। इस 7 मंथ के ड्यूरेशन में आपको अपना सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ रिवीजन भी करना पड़ेगा और उसके साथ साथ टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे। आपके पास जितना पार्ट टेस्ट है वो सारे इसमें कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप फुल टेस्ट लगाना चाहते हो तो फ्रॉम जनवरी से आप स्टार्ट कर सकते हो या फिर फरवरी से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप 7 मंथ का प्लान बना रहे हो जिसमें आप सिर्फ पार्ट टेस्ट दोगे और अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे, तो आप मार्च और अप्रैल का टाइम जो होता है उसमें आप सिर्फ फुल टेस्ट देना, जिससे आपको अपना वीक एरियाज पता चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा चैप्टर वीक है। सबसे पहले समझिए कि 7 मंथ में टोटल 80 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं। 79 टू 80 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, जिसमें ऑलमोस्ट 28 वीक्स आ जाते हैं। और 2 वीक ऐसे ही आप उसमें से निकाल दो कि हो सकता है आप बिजी हो गए, आपका तबीयत खराब हो गई, जिससे आप पढ़ाई नहीं कर पाए। तो उस 26 वीक्स में आप किस प्रकार से अपना चैप्टर्स को डिवाइड करोगे। 26 वीक्स में ऑलमोस्ट आपके पर वीक में 3 चैप्टर्स आते हैं। हर वीक आपको 3 चैप्टर्स कंप्लीट करना ही पड़ेगा ताकि आप 7 मंथ तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर सको। तो इस पूरे 9 मंथ में आपको अपना एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा जिसको आपको रोज फॉलो करना है। आपको एवरी डे 12 आवर्स का स्टडी करना पड़ेगा, जिसमें आपको अपना लेक्चर्स, अपना टेस्ट, अपना रिविजन, अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम फिक्स रखना पड़ेगा। आई नो कि शेड्यूल सबका फॉलो नहीं होता है, रूटीन सबका फॉलो नहीं होता है, लेकिन अगर आप उसको 70-80% तक भी फॉलो करोगे तो आप एक अपना अच्छा टाइम बचा लोगे। उस टाइमलाइन तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे और आपके लिए रिवीजन का टाइम बच जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे पाओगे। इसीलिए सबसे पहले अपना शेड्यूल बना लो। शेड्यूल बनाने के लिए मैं एडवाइस करूंगी कि आप अपने पूरे 12 आवर्स को एक दिन का आप स्लॉट्स में कन्वर्ट कर दो। 4 स्लॉट्स में आप कन्वर्ट करो, जिसमें से जो फर्स्ट 2 स्लॉट्स है उसमें आप अपना लेक्चर्स या फिर आप ऑफलाइन क्लासेस करते हो या फिर ऑनलाइन क्लासेस करते हो, उसके लिए आप उसको डिवाइड कर दो। उसमें आप सिर्फ अपना लेक्चर्स करना, क्योंकि लेक्चर्स में आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना पड़ेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं रहेगा तो आप कितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आपके साथ नहीं बनेंगे, टेस्ट में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। इसीलिए लेक्चर्स और क्लासेस में फुल अटेंटिव रहना है और उसको अच्छे से समझना है। जो नेक्स्ट 2 स्लॉट्स है
उसमें आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है। पहले तो 6 आवर्स का आपको लेक्चर्स या फिर जो भी ऑफलाइन, ऑनलाइन क्लासेस आप करते हो उसको मैनेज करना है, और जो नेक्स्ट 6 आवर्स बचा है उसमें आपको रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस और क्लास नोट्स, क्लास में जो भी पढ़ाया गया है उसको रिवीजन करना है। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आता है कि वो लेक्चर कैसे करें, रिकॉर्डेड या फिर लाइव। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप लोग रिकॉर्डेड क्लास के लिए ज़्यादा प्रेफर करो, क्योंकि रिकॉर्डेड में आपको स्पैमिंग नहीं मिलेगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। अगर कोई टॉपिक आपका ठीक है, आप उसको बहुत अच्छे से जानते हो, तो उसमें आप 1.5x में स्विच कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से मैंने रिकॉर्डेड क्लास को आपको क्यों कहा, क्योंकि लाइव क्लास में टीचर्स इंटरेक्ट करते हैं, स्पैमिंग भी होती है उसमें, और कभी-कभी टीचर्स मोटिवेशन सेशन भी देते हैं, जिससे आपका बहुत सारा टाइम निकल जाता है, जिसमें आप रिविज़न कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस को चूज़ करोगे तो आपका ज़्यादा टाइम बचेगा। और एक बात अच्छे से याद रखना है, चाहे आप रिकॉर्डेड क्लास कर रहे हो या फिर लाइव क्लास कर रहे हो, दोनों में ही नोट्स आपको साथ-साथ बना के चलना है। नोट्स के लिए आपको अलग से टाइम नहीं देना है कि सजा-सजा कर बनाना है, अलग-अलग हाइलाइटर्स यूज़ करना है। आपको साथ ही साथ लेक्चर्स में आपका नोट्स बनाते चलना है, और फिज़िकल केमिस्ट्री या फिर फिज़िक्स में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में अगर क्वेश्चन कराया जा रहा है ऑनलाइन क्लासेस में या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में, आप एक रफ कॉपी रखो जिसमें आप साथ ही साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करते चलो। उसके बाद आप एनसीईआरटी को भी साथ ही साथ रीड करना है, क्योंकि बायोलॉजी में ऐसा होता है कि कोई टीचर लेक्चर लेती है तो उसके साथ-साथ एनसीईआरटी को भी रीड करवाती है। उस टाइम आपको एक बार खुद से एनसीईआरटी को भी रीड करना है। अब आते हैं सेल्फ स्टडी वाला टाइम, वो जो 6 आवर्स बचा था जिसमें आप अपना सेल्फ स्टडी करोगे, तो आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको कितना टाइम देना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग में आपको डेली कितना टाइम देना चाहिए, वो सारी डिटेल बताऊँगी। सबसे पहले बायोलॉजी का बताती हूँ। बायोलॉजी को आपको 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम डेली देना है, जिसमें आप जो फर्स्ट 1 आवर है उसमें आप एनसीईआरटी रीड करोगे। टीचर्स के द्वारा जितना भी नोट्स प्रोवाइड किया गया है, आज का जो भी नोट्स होगा उसको आपको रोज़ रीड करना है। क्लास नोट को रिवीजन करना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है, एंड देन जो 30 मिनट्स का टाइम बचता है उसमें जो भी आप लोगों को डीपीपी प्रोवाइड किया जाता है, प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड किया जाता है, पीवाईक्यूज़ को करना है, सारा उस 30 मिनट्स में कर दो। 30 मिनट में आप इज़िली 90 टू 100 क्वेश्चन्स बना सकते हो। अगर आपका 30 मिनट्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का जो आदत रहता है वो बन गया, तो एग्ज़ाम में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा कि आप 30 मिनट्स में अपना पूरा बायोलॉजी कंप्लीट कर सकते हो। अब आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में सबसे पहले जो आपको 2 आवर्स का टाइम देना है, 2 घंटा आपको केमिस्ट्री में देना ही पड़ेगा, जिसमें फर्स्ट 1 आवर जो है उसमें आप थ्योरी रिवीजन करो, आपका नोट्स में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको रिवीजन करो, एंड नेक्स्ट जो 1 आवर है उसमें आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इसमें जो भी डीपीपी प्रोवाइड किया जा रहा है और क्लास में जो भी क्वेश्चन किया जाएगा उसको फिर से आपको दोहराना है, ताकि आप क्लास का एक भी क्वेश्चन ना भूलो। अब आते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आप उसमें 2.5 घंटा का टाइम रखो, जिसमें आप 1 घंटा अपना थ्योरी को रिवीजन करोगे, क्लास नोट्स को रिवीजन करोगे, और जो 1.5 घंटा का टाइम बचता है आपका उसमें सिर्फ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। चाहे मॉड्यूल हो, चाहे प्रैक्टिस सीट हो, आपको उस 1.5 घंटे में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का जो प्रेफ़रेंस लिस्ट है वो मैं प्रोवाइड कर देती हूँ। सबसे पहले आपको क्लास के द्वारा जो भी डीपीपी प्रोवाइड किया जाएगा उसको करना है, क्योंकि डीपीपी में या फिर प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन दिया जाता है वो कोई सेलेक्टेड क्वेश्चंस रहता है। उसके बाद आपको मॉड्यूल करना है। मॉड्यूल सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा बोलूँगी एज़ कम्पेयर टू कोई बुक, क्योंकि बुक में बहुत वैराइटीज़ टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। आपको समझ नहीं आता है कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा बनाना है, और मॉड्यूल में वो सारे बुक्स के क्वेश्चंस को फ़िल्टर करके उसमें दिया जाता है कि आपका एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट है, वो क्वेश्चंस उसमें रहता है। उस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल में मिलेंगे। इसीलिए बुक में वेस्ट ना करने से आप किसी भी इंस्टीट्यूट का, चाहे पीडब्ल्यू हो, एलएन हो, आकाश हो, किसी का भी मॉड्यूल मँगा लो और मॉड्यूल को सॉल्व करो। उसके बाद आपको टेस्ट देना है। आपने डीपीपी प्रैक्टिस कर लिया, आपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया, आपके बैच में जो भी प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड किया जाएगा उसको कर लिया आपने। उसके बाद आपको पीवाईक्यू करना है। पीवाईक्यू करने के बाद आप टेस्ट जाओ। हर वीक टेस्ट दोगे, तो उस टेस्ट में आपके जो भी इनकरेक्ट क्वेश्चंस हुए हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड जो आप पढ़ रहे हो, उसको भी एक बार आपको हर वीक देखना पड़ेगा। क्योंकि जो आपका वीक है, जिस जिस टॉपिक में आप गलत कर रहे हो, उसमें टाइम देना बहुत इम्पोर्टेंट है। वरना क्या होगा कि वो टॉपिक आपका वीक ही रह जाएगा और एंड में आप एग्ज़ाम में भी गलत करके आओगे। नेक्स्ट आते हैं टेस्ट। आपको टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, अगर आपके लो मार्क्स आ रहे हैं या फिर
आपका सिलेक्शन रेंज में मार्क्स आ रहा है, तो आप अपने मार्क्स को कैसे इंक्रीज़ करोगे? सबसे पहले टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट एनालिसिस नहीं करोगे तो वीक एरियाज़ नहीं पता चलेगा, आप उसको फिक्स ही नहीं कर पाओगे। टेस्ट देना है, चाहे आपका मार्क्स लो आ रहा है, 300 टू 500 के बीच में आ रहा है, 550 के बीच में आ रहा है, जो कि सिलेक्शन रेंज में नहीं है, उसमें भी आपको एनालिसिस करना है। और अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, 550 प्लस आ रहे हैं, तो भी आपको एनालिसिस करना है। और एक बात अच्छे से ध्यान रखना है, चाहे आपका क्वेश्चन गलत हुआ है या फिर सही हुआ है, दोनों केसेस में आपको उसका सॉल्यूशन देखना है। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप उसको सही भी बनाए हो, लेकिन आपका स्ट्रैटेजी गलत है, आप जिस फॉर्मूला से बना रहे हो वो वहाँ पे यूज़ नहीं होता, तो आपको टीचर्स के द्वारा सॉल्व किए गए पैटर्न को पता चलेगा। उसको आप जब अपने आप अप्लाई करोगे, तो धीरे-धीरे आप देखोगे कि कुछ ऐसा क्वेश्चंस भी था जिसमें मैंने तुक्का मार दिया था, या फिर जो जो मुझे आता था लेकिन उसमें मैंने गलत पैटर्न अप्लाई किया है। वो भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा, इसीलिए दोनों टाइप के क्वेश्चंस को देखना ज़रूरी है। वो भी बच्चे 550 टू 600 प्लस में स्कोर कर रहे हैं, उनका वो 720 तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे? उनका मेन रीज़न है नेगेटिव मार्किंग। तो आप अभी से ही नेगेटिव मार्किंग पे बहुत ध्यान दो। मेरे भी एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग के कारण ही मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ। इसीलिए नेगेटिव मार्किंग पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं आता है तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दो। 1 मार्क्स नेगेटिव नहीं लेना है। भी आप एनालिसिस करोगे अपने टेस्ट का, अपने नेगेटिव मार्किंग को देखोगे, उसके बाद आपको अपना एक मिस्टेक कॉपी अभी से ही बना कर के रखनी है, ताकि आपको एग्ज़ाम में वो हेल्प मिले। मैंने भी बनाई थी, जिसमें आपको हर एक टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि ये टॉपिक मेरा वीक था, सारा चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ रहता है। मिस्टेक कॉपी अभी से ही पार्ट वाइज़ टेस्ट हो चाहे फुल टेस्ट हो, बनाना ही बनाना है। देन आते हैं जो जो भी टॉपिक रॉन्ग हुआ है, जो भी चैप्टर से आपका फ्रीक्वेंटली गलत हो रहा है, उसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले उसका थ्योरी देखो, उसके रिलेटेड 10-12 क्वेश्चंस करो, तब वो टॉपिक आपका सही होगा। ये नहीं कि आपका वो गलत हो गया, वो क्वेश्चन को आपने देख लिया, बस हो गया, नहीं। उस टॉपिक से आपका गलत हुआ है, उस टॉपिक के पहले थ्योरी को जाके पढ़ो, एनसीईआरटी से पढ़ो, देन उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसके बाद ही वो टॉपिक आपका सही होगा। अब आते हैं रिविज़न स्ट्रैटेजी पे। आपने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया, टेस्ट दे दिया, आपका तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा है, बट आपने रिवीजन नहीं किया। सिलेबस कंप्लीट करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट मिल जाएंगे, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनका अच्छा रिवीजन स्ट्रैटेजी नहीं होता है। जब तक आप अपने पूरे सिलेबस को 2 बार नहीं रिवीजन करोगे, आप कैसे आगे बढ़ पाओगे? इसीलिए आपको रिवीजन रोज करते जाना है। आप 1 घंटा रिवीजन के लिए रोज रखो, जिसमें सबसे पहले रिवीजन आप किस चीज़ से कर सकते हो? जो भी आपने टेस्ट दिया है, जो भी रॉन्ग क्वेश्चन्स आपके हुए, उसको आप देखने से आपका जो वीक एरियाज़ है, वो आप रिवीजन कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स के ऊपर वीडियो बनाई है कि आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स से भी आप अपना पूरा चैप्टर 15 टू 20 मिनट्स में पूरा रिवीजन कर सकते हो। इसीलिए शॉर्ट नोट्स बना के रखो ताकि आप रिवीजन कर सको। देन आपका जो मिस्टेक कॉपी है, उससे भी आप अपने चैप्टर्स को बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि आप फ्रीक्वेंटली वही चीज़ पढ़ते हो जो आपका सही हो रहा है, जो आपका गलत हो रहा है वही नहीं पढ़ते हो। मिस्टेक कॉपी से आपको वो सारे वीक पॉइंट्स का पता चलेगा, और उसको रिवीजन करने से आपकी स्ट्रैटेजी और आपकी एनर्जी और भी बूस्ट होगी। आपका जो मार्क्स है वो इंक्रीज़ होगा। एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जो मैंने फॉलो की थी। आपको एवरीडे 20 क्वेश्चंस बनाने हैं प्रीवियस टॉपिक्स के। तो क्या होगा कि अगर आप उससे क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करोगे तो आपका टॉपिक भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और आप उसको कभी भूलोगे भी नहीं। तो रोज़ अगर आप 20 या फिर 15 क्वेश्चन, जितना भी आपको लगे, 10 क्वेश्चन भी कर सकते हो। लेकिन अगर उतना रोज़ करोगे प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपका जो प्रीवियस टॉपिक है, जो आप पढ़ चुके हैं, उसको नहीं भूलोगे। अब आते हैं आप अपने वीक एरियाज़ को कैसे फिक्स करोगे। मैंने पहले भी बता दी, मैं अब फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आपको अपने वीक एरियाज़ सिर्फ़ टेस्ट से ही पता चलेगा। जब तक आप टेस्ट एनालिसिस नहीं करोगे, आपको अपना वीक एरियाज़ नहीं पता चलने वाला है। टेस्ट दोगे, आपका वीक टॉपिक्स पता चलेगा, उसको सही करने के लिए उसका थ्योरी पढ़ो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाओ, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपका वीक एरियाज़ तुरंत रिज़ॉल्व हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम आपको ध्यान रखना है कि वो जो गलती हुआ है, वो दोबारा से गलती ना हो। और अभी तक जितना भी स्ट्रैटेजी मैंने बताया है कि रिवीजन कैसे करना है, लेक्चर्स कैसे करना है, आपको कब तक अपना टाइम टेबल फॉलो करना है, आपको कब तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन कैसे बनाना है, टेस्ट कैसे देना है, ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनिटली आप 680 प्लस स्कोर कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।